बाकी आपने सॉल्व करके लेकर के आना है। जितना मेरे से हो पाएगा अब मैं सॉल्व करूंगा। बाकी पेपर आपने जो है वो आपको कॉपी के अंदर सॉल्व होना चाहिए। आता है तो भी और नहीं आता है तो भी। अब आप यूं सोचोगे सर नहीं आता है तो हमारा कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन को पढ़ोगे और कॉपी में गिवन फिजिकल क्वांटिटीज लिखोगे। सॉल्यूशन हो ना हो पर कुछ तो दिया गया होगा। क्वेश्चन नहीं लिखना, उस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो लिखनी है। डिस्कस करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। ठीक, एक फोर्स गिवन है जिसकी वैल्यू 3xi प्लस 4j न्यूटन है। ये फोर्स किसी पार्टिकल को पॉइंट ए 2-3 मीटर, जिसका x कोऑर्डिनेट 2 मीटर है, y कोऑर्डिनेट 3 मीटर है, यहां से डिस्प्लेस करके बी पोजीशन तक लेकर के जाती है, जिसका x कोऑर्डिनेट 3 मीटर है, y कोऑर्डिनेट 0 मीटर है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स? फोर्स ने कितना वर्क किया? dw इज इक्वल टू f डॉट dr। dw हमारा किसके बराबर? f डॉट dr के बराबर। r क्या होता है हमारे पास? r होता है xi प्लस yj। डिफरेंशिएशन कर दिया। dr किसके बराबर होता है? dxi प्लस dyj। r का डिफरेंशिएशन dr, x का डिफरेंशिएशन dx, y का डिफरेंशिएशन dy। dw आ गया मेरे पास इंटी f 3xi प्लस 4j डॉट dxi प्लस dyj। How many of you knows the dot product? बाकी लोग सीख लो। डॉट प्रोडक्ट में i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। 3x dx, i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो गया, दोबारा i नहीं लिखना। ये डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका है। प्लस
जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, यहां पर जे का कोफिशिएंट कितना है 4, यहां पर जे का कोफिशिएंट कितना है dy, तो ये कितना हो गया हमारा 4dy। ये हमारे पास dw हो गया। अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है वर्क, तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा, थ्री एक्स डी एक्स। एक्स कहां से कहां तक चेंज करता है, एक्स की इनिशियल वैल्यू 2 है, फाइनल वैल्यू 3 है, 2 से लेकर के 3 तक, प्लस ये वाला प्लस, दोबारा से इंटीग्रेशन 4 dy, यहां पर वेरिएबल वो y बता रहा है, y कहां से कहां तक चेंज करता है, y चेंज करता है हमारा 3 से 0, 3 से 0। अब आगे इंटीग्रेशन करते हैं, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन जब करते हैं x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, x के पावर कितने हैं 1 है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर में 1 ऐड कर दो और 1 ऐड करने के बाद में जो आए उससे डिवाइड कर दो, तो यहां पर x के पावर किसके बराबर है 1 के बराबर है। लिमिट है आपके पास कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 3 तक, प्लस 4 कांस्टेंट है, और एक हिडन चीज है इसमें, आई कैन अज्यूम दैट दिस इज y रेज टू द पावर 0 dy, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो यहां पर आपके पास y के पावर किसके बराबर है 0 के बराबर। इंटीग्रेशन करना है, y के पावर 0 प्लस 1, y आ गया कहां से कहां तक 3 से 0 तक, तो ये मेरे पास आ गया 3/2, ये 2 बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर 9 हो गया, माइनस एक्स की जगह 2 पुट किया 4 हो गया, प्लस 4, इस y की जगह पहले 0 पुट किया, माइनस इस y की जगह क्या पुट किया 3 पुट किया, तो ये आपके पास हो गया 15/2 माइनस 12, तो ये मेरे पास सोल्व करके आ गया 15 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9/2, यानी माइनस 4.5। फोर्स वाज इन न्यूटन, डिस्टेंस वाज इन मीटर, देयरफॉर वर्क विल बी इन जूल। कितने लोगों को समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, के का कोफिशिएंट अगर एग्जिस्ट करता है तो के कोफिशिएंट से। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी एनी फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ? रेज योर हैंड। कोई यो नहीं सोचेगा मैंने +1 में फिजिक्स नहीं पढ़ी। न्यूटन का सेकंड लॉ, उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या थियोरिटिकल स्टेटमेंट या फिर क्या कहते हैं
कैसी भी स्टेटमेंट। मैं एक एप्लीकेशन लिख देता हूं और उस पर आप सारे लोग साइन कर लो। एक ऑप्शन आया। और बताओ बेटा, और कोई बताएगा? F is equal to ma if mass is constant। ये दो छोटी छोटी डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन तो क्या है? F is equal to dp अपॉन dt। मैं किस एप्लीकेशन की बात कर रहा था? एप्लीकेशन की बात कर रहा था कि सारी क्लास एक एप्लीकेशन के ऊपर साइन कर देते तो ऑलमोस्ट तो हमारे टीचर हमसे क्वेश्चन आप क्वेश्चन पढ़ाते हमारे टीचर हमसे क्वेश्चन ना पूछे पढ़ाते वक्त बस पढ़ाते चले जाए। तो फोर्स हमारे पास क्या हुआ? फोर्स हमारे पास हुआ मास टू एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास, force is equal to total force is equal to mass into acceleration। बेटा पीछे खड़ा, आपसे बोल रहा हूं, क्या नाम है? महक। बेटा एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है, उसने u से लेकर के v तक पहुंचने में s डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और u से लेकर के v तक जा रही थी जब उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था a। तो बेटा टेल मी if you know any relation that is connecting u, v, a and s। शाबाश बेटा, सिट डाउन। मैं दो फॉर्मूले यूज करूंगा पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, और वो दोनों फॉर्मूले चाहे आपने लॉकडाउन में क्लास अटेंड की हैं या नहीं की हैं, दोनों आपको आते हैं। नहीं आते हैं तो आने चाहिए थे। और वो कौन से दो फॉर्मूले यूज कर रहा हूं? वो दो फॉर्मूले मैं यूज कर रहा हूं। पहला यूज कर रहा हूं F इज इक्वल टू एम ए, और दूसरा यूज करूंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपके क्वेश्चन का सेकंड, पेपर का सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम फॉल्स वर्टिकली पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B। एक बॉडी है, वर्टिकली फॉल कर रही है, A पॉइंट पर है, B पॉइंट पर है। A पॉइंट पर जब वो है, A पॉइंट पर जब वो है तो उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। B पॉइंट पर वो जब है तो उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। The resistance against which the body falls is 9.6 न्यूटन। फ्री फॉल नहीं है, क्या नहीं है? फ्री फॉल नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आप करना चाहो तो। करना चाहो तो रेजिस्टिव फोर्स उसके ऊपर लग रखा है 9.6 न्यूटन। 9.6 न्यूटन उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है?
रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। बॉडी का मास किसके बराबर? 2 किलोग्राम के ऊपर। बॉडी का मास किसके बराबर है? 2 किलोग्राम के ऊपर। व्हाट ही इज आस्किंग? ही इज आस्किंग दैट व्हाट इज दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। महक बिटिया ने बताया, सर मुझे अगर इस मोशन का ए पता हो तो मैं एस कैलकुलेट कर दूंगी। ऐसा है बताया ना आपने बेटा? कौन सा फार्मूला लगा करके? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर इस फॉलिंग बॉडी का फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं है, ये इसको एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये नीचे नहीं आ रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से तो नीचे तब आती जब फ्री फॉल होता, पर इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। अगर मुझे ए की वैल्यू पता लग जाए, अगर मुझे किस चीज की वैल्यू पता लग जाए, ए की वैल्यू पता लग जाए, तो हम एस कैलकुलेट कर सकते हैं। ए निकालेंगे यहां से, ए कहां से निकालेंगे? एफ इज इक्वल टू एम ए। व्हाट इज एफ? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी नीचे क्यों आ रही है? किसी बॉडी को छोड़ दो तो वो नीचे क्यों आएगी? अपने वेट की वजह से। किस वजह से? अपने वेट की वजह से। वेट कितना होता है? वेट कितना होता है? mg। वो अपने वेट की वजह से नीचे आ रही है। अगर कोई और फोर्स ना लगे तो वेट को यानी टोटल फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन बचेगा g। पर यहां पर वो कह रहा है कि रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 9.6 न्यूटन। 9.6 न्यूटन। ये उसके ऊपर क्या लग रहा है आपका? ये उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? कितने लोगों को समझ में आया? दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। द मास ऑफ द बॉडी इज 2 किलोग्राम। और ये मैंने ऊपर जो अंडरलाइन किया है, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। कितने लोगों को समझ में आया? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कोई बहुत बड़ी चीज लिखी नहीं है। वेट किधर काम कर रहा है? नीचे। और रेजिस्टिव फोर्स डेफिनेटली उसके अपोजिट काम करेगा। जी की वैल्यू किसके बराबर ली मैंने? 9.8 न्यूटन के बराबर ली। जी की वैल्यू किसके बराबर ली? 9.8 न्यूटन के बराबर ली। तो ये मेरे पास, आपके पास m को g से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 19.6। तो बेटा मेरे को ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बता दो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s। ये वाला फोर्स लगाया, ये वाला फार्मूला लगाया है। 1.5 कर लिया? कितना आया? 1.5। फिजिक्स के क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि आप करोगे तो आपके आगे आगे भागेंगे, नहीं तो सिर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। कर लिया? किस किस ने कर लिया? हाथ खड़े करो। खड़ा बेटा, क्या दिक्कत हो गई है? अरे आज तो आ रहा है तो आया नहीं कह रहा।
ये क्या नहीं आ रहा इसमें? 19.6 में से 9.6 घटाना नहीं आ रहा? आ रहा है? V4 है, U1 है, तो V का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करना नहीं आ रहा, U का स्क्वायर करना नहीं आ रहा है? फिर आगे करें, पड़ोसी थोड़े करने आएंगे हैं? खाना है पड़ोसी का आगे रख लिया, अगर वो खा लिया करेगा है भी। हो गया बेटा? 16 माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, कितना आया था? 5 आया था, और इनटू किसके बराबर हो गया? एस के बराबर हो गया। तो हमारे पास एस किसके बराबर आ गया बेटा? क्लियर? दे पता नहीं, आसान है कि मुश्किल है क्वेश्चन, आई डोंट। क्वेश्चन नंबर 3, two particles A and B which are initially at rest moves towards each other under the influence of mutual force of attraction. At the instant when the speed A is v and the speed B is 2v, the speed of center of mass of the system. Direct question. वो कहता है एक पार्टिकल m1 है, दूसरा पार्टिकल m2 है। क्यों मूव कर रहे हैं ये? इंटरनल फोर्स की वजह से। क्यों मूव कर रहे हैं? इनिशियली कैसे थे? एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? 0। दोनों पार्टिकल्स क्यों मूव कर रहे हैं? इंटरनल फोर्स की वजह से। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? एक्सटर्नल फोर्स। स्पीड कब चेंज होती है? जब एक्सेलरेशन हो। स्पीड कब चेंज होगी? तो क्या इसकी स्पीड चेंज होगी? सेंटर ऑफ मास की स्पीड परमानेंटली 0 रहेगी अगर इनिशियली 0 है तो। क्यों रहेगी 0? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। The motion of center of mass will remain unaltered if external force on the system is 0. ठीक है? Motion of center of mass will remain unaltered if external force on the system is 0. याद रह जाएगा। अब ये जो थे मेरे पास, ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किसके ऊपर? रेस्ट के ऊपर। फिर वे म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करने लगे। एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा ना सिस्टम के ऊपर, इंटरनल फोर्स लगे, और इंटरनल फोर्सेस डजंट चेंज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्स कभी भी क्या कहते हैं? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं कर। राइट? आपके पास किसी के पास स्केट्स हैं? दो लोग लेके आओगे कल? आप ले आना और आप ले आना। क्या कौन से हैं? इनलाइनर है या फोर व्हील के हैं? आप बैलेंस बना लोगे? खड़े हो लोगे उस पे? आप खड़े हो लोगे? उससे हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। हम एक रस्सी लेकर के स्ट्रिंग अवेलेबल करेंगे, ठीक है?
एक को इधर से पकड़ा देंगे और एक को पकड़ा देंगे इधर से, ठीक है। फिर मैं क्या कहूंगा, फिर मैं यूं कहूंगा कि भाई तूने रस्सी नहीं खींचनी है, पकड़े रहना है, खींचनी नहीं है, क्या रहना है, पकड़े रहना है, तुम खींचो। फिर दूसरी एक्टिविटी करेंगे, तुम खींचो और तुम्हें खींचनी नहीं है, पकड़े रहना है। तीसरी एक्टिविटी करेंगे, तुम भी खींच लो और तुम भी खींच लो। आप क्या सोचते हो, वेयर दे विल मीट? They will meet at a particular position in all the cases. तीनों केसेस में वो जो दोनों मिलेंगे वो एक ही पोजीशन पे मिलेंगे। अगर ए एफर्ट कर रहा है, बी नहीं कर रहा, मान लो कहां पर पहुंच रहे हैं, कहां पर मीट कर रहे हैं, पी पर मीट कर रहे हैं। तो अगर बी एफर्ट कर रहा होगा, ए एफर्ट नहीं कर रहा होगा, तो भी पी पे मिलेंगे। और अगर ए और बी दोनों एफर्ट कर रहे होंगे तो भी कहां पर मिलेंगे? व्हाट इज पी? पी इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू। पी क्या है आपका? सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू। वो चेंज ही नहीं होगा, बिकॉज द फोर्सेज एक्टिंग आर इंटरनल। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से नहीं लगा है। ये करके देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोई प्लेट है, दिस इज ए स्क्वायर प्लेट, ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ए बी सी डी। ए बी सी डी, x axis, y axis, this is x dash, this is y dash. अब आप बता सकते हो कि वेयर शुड बी इट्स सेंटर ऑफ मास। मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है। अगर मैं इसको एक ही फोर्स से होल्ड करना चाहता हूं तो मुझे एग्जैक्टली कहां पर लगाना पड़ेगा? इसके इस सेंटर पे लगाना पड़ेगा। अब इसने क्या किया, ये दो मास और रख दिए, ये दो मास इसने और रख दिए, तो सेंटर ऑफ मास किस लाइन के अलोंग शिफ्ट कर जाएगा? ओ वाई डैश। एक कोटेशन है, याद रखना, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स द हेवियर पोर्शन। सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है? सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स द हेवियर पोर्शन। तो इसका हेवियर पोर्शन किधर आया? तो सेंटर ऑफ मास आपका किधर शिफ्ट हो गया? सेंटर ऑफ मास आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 5। एक मास m है, यहां पर पेंडुलम है, इस मास को यहां से छोड़ दिया,
उसने जाकर के इस मास को यहां पर हिट कर दिया। ये दूसरे वाला मास भी किसके बराबर है? स्मॉल m के बराबर है, स्मॉल m के बराबर है। ठीक है। द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्ट इलास्टिक, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब वो कहता है कि हमने इस मास को यहां से छोड़ दिया, ये लेंथ L है, मतलब ये लेंथ जो मेरे पास है वो किसके बराबर है? L के बराबर है। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। The bob of a simple pendulum of length L dropped from a horizontal position strikes the block of the same mass placed on a horizontal table. As shown in diagram, the block shall have the kinetic energy. इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कोलिजन के बाद? इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कोलिजन के बाद? कैसा कोलिजन है बेटा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के क्या कंडीशंस हैं? व्हाट अबाउट द टोटल लीनियर मोमेंटम इन इलास्टिक कोलिजन? कंजर्व्ड, डेफिनेटली कंजर्व्ड। टोटल लीनियर मोमेंटम इन इलास्टिक कोलिजन इज कंजर्व्ड। टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। एक रिलेशन और याद हो आपको, if two objects of same mass suffers head-on collision, they interchange their velocity. क्वेश्चन फिर पढ़ो। The bob of a simple pendulum of length L dropped from a horizontal position strikes a block of the same mass. The placed in horizontal table shown in the diagram, the block shall have a kinetic energy. आप में से मेरे को कितने लोग ये बता सकते हैं कि ये m मास जो है वो किस काइनेटिक एनर्जी से बॉटम के ऊपर पहुंचेगा? हाथ खड़े करो बेटा, शाबाश। Which rule you will apply? Total kinetic energy, na total mechanical energy remains conserved. What is the total energy at A? शाबाश, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। What is the total energy at A? mgl plus kinetic energy किसके बराबर? 0 के बराबर। What is the total energy at B? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? 0 के बराबर। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये स्फीयर जो है, इस ब्लॉक को mgl काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराया। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? कौन सा रूल अप्लाई किया बेटा हमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल। ड्यूरिंग व्हाट? फ्री फॉल। अब ये जो स्फीयर मेरा टकराया, मान लो वो v वेलोसिटी से टकराया, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मान लो वो किस वेलोसिटी से टकराया? v वेलोसिटी से टकराया। और ब्लॉक है उसका मास कितना है? और जो स्फीयर है उसका मास कितना है? स्फीयर उससे v वेलोसिटी से जाकर के टकराया, वो रेस्ट के ऊपर था। कोलिजन के बाद में क्या होगा? स्फीयर किसके ऊपर आ जाएगा? रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। और ब्लॉक किस वेलोसिटी से चलना पड़ेगा? उसी वेलोसिटी से। इसका मतलब आपका स्फीयर अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देगा, और आपका ब्लॉक जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। तो स्फीयर किस काइनेटिक एनर्जी से आकर के टकराया? mgl से। तो आपका ब्लॉक किस काइनेटिक एनर्जी से चलना स्टार्ट करेगा? अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेटा मैं आपको, फार्मूले कुछ क्रैम करने होते हैं, कुछ अगर आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो तो आ जाते हैं। एक m1 मास की ऑब्जेक्ट है,
m2 मास की ऑब्जेक्ट के साथ उसने हेड ऑन कोलिजन किया। m2 मास की ऑब्जेक्ट रेस्ट पर थी। m2 मास की ऑब्जेक्ट किसके ऊपर थी? रेस्ट के ऊपर थी। ठीक है, कोलाइड हुई, m1 मास की वेलोसिटी किसके बराबर हो गई? v1 के बराबर हो गई। m2 मास की वेलोसिटी किसके बराबर हो गई? v2 के बराबर हो गई। ये v थी। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर, m1 v स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी? हाफ m1 v स्क्वायर के बराबर थी। ठीक है बेटा, इसने कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस की, कौन बता सकता है? टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है। तो इस ऑब्जेक्ट ने, पहली ऑब्जेक्ट ने कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस की? जो गिवन वेरिएबल्स हैं उसकी टर्म में बताओ मेरे को कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट? हाफ m2 v2 स्क्वायर। और कोई? इसने कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस की? हाफ m2 v2 स्क्वायर बता रहा है ये भैया। क्या नाम बेटा? अनुज, मनोज, मनोज। बोर्ड के ऊपर जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनकी टर्म में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पहली ऑब्जेक्ट ने काइनेटिक एनर्जी लॉस कितनी की? लॉस के मायने पता है क्या होता है? किस किस को पता है लॉस के मायने? किसी को नहीं पता? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस? है भाई? अरे फिजिक्स को भूल जाओ, लॉस बता दो मेरे को क्या होता है। तो यहां पर m1 बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m1। फाइनल कितनी है? फिर लॉस कितना हो गया? आपके मुंह से यह जवाब क्यों नहीं निकल करके आया कि भाई ये लॉस हो गया सर? क्यों नहीं निकल करके आया ये जवाब आपके मुंह से? भाई आपको पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ m1 v स्क्वायर के बराबर। और पहली बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो लॉस कितना हो गया? इनिशियल माइनस फाइनल। लॉस कितना हो गया आपका? इनिशियल माइनस फाइनल। पर मैंने एक चीज और कही, क्या? टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड कब? जब मेरे पास कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। तो ये लॉस गया कहां? m2 को मिल गया। ये लॉस गया कहां? कहां मिल गया? m2 को मिल गया। तो ये m2 की हो गई मेरे पास हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये दो पॉसिबल आंसर थे इसके। ये दो पॉसिबल आंसर थे। भैया मनोज ने बताया कि सर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी विल बी इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब व्हाट इज द फ्रैक्शनल लॉस? फ्रैक्शनल लॉस कितना हो गया?
फ्रैक्शन होता है रेशियो, ठीक है। लॉस का रेशियो इनिशियल के साथ, लॉस कितना हुआ, हाफ m2v2 डिवाइडेड बाई हाफ m1v²। दिस इज द फ्रैक्शनल लॉस। फ्रैक्शनल, एक आदमी ने 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी तो बची कितनी, 1 माइनस 1/3। एक ऑब्जेक्ट ने 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी तो बची कितनी, कैसे कैलकुलेट किया, इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट ने इतनी काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन लॉस कर दिया तो बचा कितना, 1 माइनस दिस फ्रैक्शन, 1 माइनस दिस फ्रैक्शन। और जब मैं लॉज ऑफ कोलिजन से बात करके चलूं तो आप में से कुछ लोगों को याद होगा दिस लॉस फ्रैक्शन इज, नहीं तो याद कर लो, दिस फ्रैक्शनल लॉस इज व्हाट, हाउ मच, 4m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अगर मैं लॉज ऑफ इलास्टिक कोलिजन अप्लाई करके और इसके अंदर वैल्यू पुट करके चलूं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, v2, v2 की क्या वैल्यू आएगी, तो ये आपका फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट, फ्रैक्शनल लॉस। व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल रिटेन, क्या करना पड़ेगा, 1 में से ये करके बताना, एक बार करके बताना एक बार मेरे को कि भाई 1 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा। अरे बेटा इसको क्यों सॉल्व कर रहा है मेरे भाई, ये फाइनल फार्मूला लिख दिया मैंने, इसको कर। हाँ बेटा कुछ कर, इसको क्यों सॉल्व कर रहे हो मेरे भाई, इसको सॉल्व करो ना, ये फाइनल फार्मूला है हमारा। v1 v2 का तो पता ही नहीं हमें, ये मैंने बोर्ड के ऊपर आपको छोड़ करके छोड़ दिया। दिस इज द फ्रैक्शनल लॉस, तो फ्रैक्शनल रिटेन क्या होगा, आप में से कुछ बच्चे बता रहे हैं और जो बच्चे इस चीज को वेरीफाई करते जा रहे हैं तो प्लीज एक बार आप खड़े होकर के बैठ जाइए। All of you are calculating, I think, this thing. या और कुछ कैलकुलेट करना है, जिन्होंने कैलकुलेट किया यही कैलकुलेट किया होगा ना, सारे लोग कैलकुलेट करो। यहाँ पे फिजिक्स की बात नहीं है, अगर भाई फिजिक्स नहीं पढ़ाई तो मैं ये चीज सॉल्व नहीं कर पाता, करो इसको सॉल्व। सबका नहीं हुआ ना, पेन और कॉपी में लिखेंगे तब होगा ना, अभी बैठे है फिर आगे कर इसको। लेके बैठने से काम थोड़े होगा बेटा, फिर कहोगे सर को गुस्सा आता है, काम नहीं करोगे तो गुस्सा ही आएगा और क्या करेगा।
आपको हंसाए तो कपिल शर्मा का है भाई, क्योंकि कपिल शर्मा को पढ़ाने के पैसे, हंसाने के पैसे मिलते हैं। मैं आपको थोड़े हंसाऊंगा, मेरे को तो पढ़ाने के पैसे मिलते हैं। कितने लोगों का हो गया हाथ खड़े का? शाबाश। तो ये आपके पास हो गया m1 प्लस m2 जो है आपका एलसीएम आ गया -4m1m2 डिवाइडेड बाई ये आ गया आपका। या तो आइडेंटिटी याद हो तो बहुत बढ़िया। वैसे तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अगर आप अच्छा एम लेकर के चल रहे हो तो आपको ये आइडेंटिटी याद है। और भाई नहीं भी याद तो कोई खास बात नहीं है, m1 प्लस m2 के होल स्क्वायर को आप ब्रेक कर दो तो आपका m1 स्क्वायर हो जाएगा, m2 स्क्वायर हो जाएगा, 2m1m2 हो जाएगा, पर आगे क्या है आपका -4m1m2 है, तो माइनस का 2m1m2 बचेगा। ठीक है, ये फार्मूला फिजिक्स में जो भी 50-60% नंबर लेता है उसको पता होता है कि फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन इज 4m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये सबको पता होता है। अब मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। क्या कहता है ये कहता है एक न्यूट्रॉन है, वो किसी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है with a nucleus of mass number A, with a nucleus of mass number A. What is the fractional energy retained by neutron? आंसर बताओ। You can assume that the mass of proton and mass of neutron is equal. What is the fractional kinetic energy retained by neutron? कैसे किया बेटा? नहीं, न्यूक्लियस का मास नंबर ए है तो ये 3 कहां से ले आया तू? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपने मैंने ये कहा कि भाई आपका प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास बराबर मान सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि इस न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा इस प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास नंबर क्या मान सकते हो आप? मास क्या मान सकते हो? सेम मान सकते हो। कितने लोगों का है? लेट मी चेक। हो सकता है किसी ने ये a-1 की जगह 1 - a लिख दिया हो, वो कोई बात नहीं, क्योंकि स्क्वायर है। आपका आ गया बेटा? What do you mean by mass number of a nucleus? Number of protons plus number of neutrons। पता है ये? कितने लोगों को पता है?
फिर ये आंसर क्यों नहीं कैलकुलेट हुआ? अगर इतनी बात पता है तो फिर ये आंसर कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ? अगर इसका मास, ये न्यूट्रॉन है जिसका न्यूट्रॉन तो सिंगल हो गया ना, अगर इसका मास m के बराबर है तो न्यूक्लियस का मास किसके बराबर होगा? 2m में। क्यों? बताओ कैसे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर हैं, पर मैंने मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं बताया ना, आपने बताया। आपने मास नंबर बताया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैं ये मान करके ही नहीं चल रहा कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में बराबर है। मैं तो एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन के साथ कंपेयर कर रहा हूं, और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, और यहां पर बराबर मान करके चलेंगे। ठीक है, अब कितने लोगों का आ रहा है? ए माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस वन का स्क्वायर। अगर एक न्यूट्रॉन का मास m के बराबर है तो इस न्यूक्लियस का मास किसके बराबर होगा? इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? पता नहीं। प्रोटॉन कितने हैं? पता नहीं। पर प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास बराबर है कि नहीं है? टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर के कितने हैं? ए। एक प्रोटॉन का मास कितना है? m। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? m। कितना हो जाएगा? ए m। कितना हो जाएगा आपका? ए m। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके बराबर मास के हैं, तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गिन लिए और एक के मास से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इफ वी पुट दीज टू वैल्यूज इन दिस रिलेशन, व्हाट यू विल गेट? बताओ बेटा, सॉल्व करके फटाफट दो, फिर मैं क्या कहते हैं लीव आउट करूं क्लास को।